हेलो दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका उन्नति अकेडमी में। दोस्तों, आज जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका यहां पर सूचना का अधिकार। और इसके साथ साथ हम एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे जो कि आपके एमपीपीएससी प्री के सिलेबस में है। दैट इज़ कॉल्ड केंद्रीय सूचना आयोग। यानी कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन के बाद ही आपका एक आयोग बना है जिसको हम जानते हैं यहाँ पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग के रूप में हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। दोस्तों, बेसिकली जो टॉपिक्स है आपका आप अपने एमपीपीएससी प्री के सिलेबस में देखेंगे यहाँ पर, तो आपको जो टॉपिक दिया है वो दिया है आपका यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग। बट केंद्रीय सूचना आयोग को पढ़ने से पहले आपको ज़रूरी ये है जानना कि क्या है सूचना का अधिकार, और इस सूचना के अधिकार के अंतर्गत ही हम यहाँ पर हमने केंद्रीय सूचना आयोग बनाया है और उसकी क्या वर्किंग, क्या फंक्शनिंग, किस प्रकार से वो कार्य करता है और क्या उसकी शक्तियाँ हैं, इनको हम इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में यानी कि हम पार्ट 1 में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका यहाँ पर सूचना का अधिकार, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, लगातार चैनल के साथ बने रहो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। चलो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर सूचना के अधिकार के बारे में। आज दोस्तों, सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि सूचना का अधिकार जो है वो आखिर है क्या, ठीक है, और क्या किसी देश के लिए या किसी देश के नागरिकों के लिए ये सूचना का अधिकार होना जरूरी है या नहीं। ठीक है, जनरली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो सूचना का अधिकार ये है कि आप अपने फ्रेंड से सूचना एकत्रित कर सकते हो। बट आप सोचोगे कि इसके लिए अधिकार लेने की क्या ज़रूरत है, वो तो हम वैसे भी ले सकते हैं। बट आप अगर ये सोचो कि अगर किसी सरकारी कार्यालय से आपको किसी विषय वस्तु के बारे में सूचना लेनी है जो आपसे संबंधित है ही नहीं, तो क्या आप ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। मान के चलो कि आपके घर के बाहर एक रोड बन रही है, आरसीसी की रोड बन रही है, तो आप जानना चाहते हो कि ये रोड में कितना पैसा खर्च हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर ने किससे सामान लिया, कॉन्ट्रैक्टर ने कितने पे ठेका लिया और क्या उस रोड की प्रोसेसिंग रही है। तो आप उसका कॉन्ट्रैक्टर का नाम, किस कॉन्ट्रैक्टर ने बनवाया, क्या मटेरियल यूज़ किया, कितने का वो टेंडर था, वो आप ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना। तो इस सूचना के अधिकार के माध्यम से अब आपको ये फैसिलिटी, आपको ये सुविधा दी गई है कि आप एक आरटीआई की अपील के माध्यम से अपने घर के बाहर जिस रोड का निर्माण हुआ है उसकी क्या ले सकते हो, आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार है क्या। अब हम बात करेंगे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो सूचना का अधिकार जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर काम करता है। ठीक है, सो जनरली हम बात करें, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी दी है। आज़ादी किस बात की दी है यहाँ पर कि उसे अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी, यानी कि जो अपने विचार विमर्शों को कर सकता है, विचार विमर्श को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर सकता है ना, वो शेयरिंग कर सकता है इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, सो बात करें यहाँ पे भारतीय संविधान देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जनरली बात की जाती है यहाँ पर प्रेस की, है ना, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। बट आप ये सोचो कि अगर सरकार आपको अपने किसी कार्य के बारे में जानकारी ही ना दे तो वो प्रेस की स्वतंत्रता का कोई मतलब है क्या? नहीं है ना, ऑफकोर्स ही बात। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे विचारक है, यानी कि जो फिलोसफर हैं, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, तो स्वतंत्र विचारकों का सदैव मानना रहा है कि सूचना और पारदर्शिता के अभाव में अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि सरकार के किसी ऑफिस से, सरकार के किसी दफ्तर से अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो वहाँ पर पारदर्शिता ही नहीं है। अब जब पारदर्शिता ही है ही नहीं तो वहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता धरी की धरी रह जाती है। ठीक है, सो बात कर रहे हैं यहाँ पर भारत जैसे इतने बड़े विशाल देश में सूचना का अधिकार होना चाहिए, और जो सूचना का अधिकार है वो क्या निभाता है यहाँ पर कि नागरिक केंद्रित विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका को यहाँ पे क्या करता है, निभाता है यहाँ पर। ठीक है, सो आप याद रखो कि सूचना का अधिकार होता क्या है। सूचना के अधिकार के माध्यम से आप किसी भी सरकारी कार्यालय से यहाँ पर सूचना को क्या कर सकते हो, यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है,
अब देखते हैं यहाँ पे, अब इसके हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं, यानी कि हिस्टोरिकल थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, जो कि हमारे देश में नहीं अन्य जगह पर हुआ है जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, सो हम बात करें यहाँ पर वैश्विक स्तर पर सूचना के अधिकार को एक नई पहचान जब मिलती है, जब 1948 में आपका जो यूनाइटेड नेशन है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अपनाया गया। ठीक है, अब इसके माध्यम से सभी को यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अलग देशों में व्यक्तियों को। ठीक है, तो इसके माध्यम से सभी को मीडिया या अन्य किसी माध्यम से सूचना मांगने एवं प्राप्त करने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। अब इसके बाद यहाँ पे अमेरिका में एक क्रांति हम समझ सकते हैं हुई। क्रांति किस चीज़ की, यहाँ पर सूचना के अधिकार के लिए। अमेरिका के जो तीसरे राष्ट्रपति थे कौन, थॉमस जेफरसन, काफ़ी बड़ा नाम है, आपको याद रखना है। तो जो थॉमस जेफरसन थे, ठीक है, तो उनके अनुसार सूचना लोकतंत्र की मुद्रा होती है। ठीक है, और किसी भी जीवंत सभ्य समाज के उद्भव और विकास के लिए क्या करती है, ये महत्वपूर्ण भूमिका क्या करती है, अदा करती है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पर जब अमेरिका जैसे विशाल देशों में सूचना लोकतंत्र की मुद्रा है, मतलब वहाँ पर सूचना को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, तो फिर भारत ने भी अपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर बहुत देरी से बट शुरुआत तो हुई। भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इसको लागू कर दिया। ठीक है, यानी कि अब ये संसद का एक अधिनियम यानी कि कानून बन गया। अब जो हमारे कार्यालय हैं, सरकारी दफ्तर हैं, वहाँ पर कोई जो बाबू है आपको मना नहीं कर सकता कि मैं ये अधिकार, ये मैं सूचना आपको नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर भारतीय संसद ने एक कानून के रूप में बनाकर सूचना का अधिकार हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को दे दिया, जो कि आपके 2005 से क्या हो गया, आपका ये लागू हो गया है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 था, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट था। ठीक है, इसको कौन लेके आया, यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट लेके आई। काफ़ी बड़ी उपलब्धि है उनके लिए, क्योंकि ये जो अधिकार ऐसा है जो कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सहायक है। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि सरकारी कार्यालयों में चीज़ों को छुपाया जाता है। अब चीज़ जब पब्लिक डोमेन में होगी, एक आम नागरिक जो है उसके घर के बाहर जो सड़क बनी है, अगर उसकी जानकारी रखने का अधिकार है, तो सिंपल सी बात भ्रष्टाचारी यहाँ से कैसे हो जाएगी, धीमे धीमे करके दूर होगी, है ना। सो बात करें यहाँ पे जो अधिनियम आया, इसने यहाँ पे प्रत्येक नागरिक को यहाँ पे सूचना का अधिकार क्या करा दिया, उपलब्ध करा दिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पे कि आपका जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि आपका जो आरटीआई है वो किस विभाग के अंतर्गत यहाँ पे काम करता है। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि जो सूचना का अधिकार जो है और आपके जो केंद्रीय सूचना आयोग है, ठीक है, वो आपका कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत है, और ये उसका क्या है, एक नोडल विभाग है। ठीक है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन और जो केंद्रीय सूचना आयोग है वो किसका विभाग है या किसके अंतर्गत कार्यरत है यहाँ पर, तो आपको याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत ये कार्य करता है। क्लियर वाली बात। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पर अधिनियम के प्रावधान क्या है। राइट टू इन्फॉर्मेशन आ तो गया यहाँ पर, ठीक है। अब जो राइट टू इन्फॉर्मेशन आया है तो उसका क्या प्रावधान है। मान के चलो कि आप किसी सरकारी विभाग के बारे में क्या है जानकारी चाहते हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि जो मेरे घर के बाहर, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मेरे घर के बाहर जो सड़क बनी है मुझे उसी की जानकारी लेनी है, तो आपने क्या कर दिया, उसका आवेदन लगा दिया। कहाँ पर आवेदन लगा दिया, जिस डिपार्टमेंट ने उसको बनाया। तो यहाँ पर इस कानून के माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण यानी कि विभाग, संस्था, जो भी मान लो आप, सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन करेगा यानी कि अनुरोध करेगा, और उसको 30 दिनों के अंदर क्या है यहाँ पर वो सूचना जो है वो उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पर कि हमको जो सूचना चाहिए जो किसी व्यक्ति के जीवन और मरण का सवाल है, यानी कि किसी व्यक्ति का स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी सूचना को अधिकारी को यहाँ पर 48 आवर्स के अंतर्गत यहाँ पर क्या है देना होता है, ठीक है। जनरली हम बात करें यहाँ पर मेडिकल वाले जो केसेस में जनरली ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर जो कोई सूचना है वो किसी के जीवन और व्यक्ति का स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है,
तो उस सूचना को यहाँ पर संबंधित अधिकारी को 48 आवर्स के अंतर्गत यहाँ पे क्या उपलब्ध करानी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर हम, सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें क्या करेंगे, यहाँ पर कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। आपने देखा होगा जब भी कोई केस फाइल ओपन होता है तो सरकारी दफ्तरों में आग लग जाती है। ये बहुत पुरानी टेक्निक है, पिक्चरों में भी दिखाई जाती है। जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों आग लगा दो, दस्तावेज ही खत्म। जब दस्तावेज ही खत्म तो सारा भ्रष्टाचार जो भी काला पीला उन्होंने किया है वो कैसा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो वो सब ये काम करते थे कि फाइलों में आग लगा दो। ठीक है, तो अब बोल दिया कि भाई साहब कंप्यूटर में क्या कर लो, उसको प्रोटेक्ट कर लो। कंप्यूटर प्रोटेक्ट होगा तो वहाँ पे सेंट्रल लेवल पर डाटा सर्वर होगा, उसमें तो आग लगा नहीं पाओगे, है ना। तो यहाँ पे अब आजकल आप देखोगे पुलिस स्टेशन पे भी जाओगे तो FIRs वगैरह जो होती हैं आजकल कहाँ पर आपकी ऑनलाइन ही रजिस्टर्ड हो जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा काम ऑनलाइन हो लगा है, क्यों, क्योंकि अब आग नहीं लगा पाओगे फाइलों में। बट आज भी भारत में आग लग रही है, फाइलों को जलाया जा रहा है जिससे डाटा को क्या है, छुपाया जा सके। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर, क्या इस सूचना के अधिकार के माध्यम से आप राष्ट्रपति आवास यानी कि राष्ट्रपति से जुड़े हुए जानकारी प्राप्त कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, यदि आपके जानने के योग्य है वो। अब राष्ट्रपति की पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो आप पूछोगे नहीं, है ना। सो बात करना, यदि देश के हित में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के साथ साथ आप सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, आपका CAG और आप निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों से भी आप क्या है, सूचना का अधिकार प्राप्त करने का आप यहाँ पर अधिकार रखते हो। क्लियर वाली बात। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पे, क्या ऐसा है कि भाई आपको सारी की सारी जो सूचना है वो सरकार दे दे, नहीं। आप मान के चलो कि अगर आप आवेदन करो, नहीं साहब मुझे है ना ये जानना है कि भारत में कितने एटॉमिक वेपन है, कहाँ कहाँ पे उनको रखा गया, किस किस के लिए तैयार करके रखे हैं वो, तो ये बिल्कुल नहीं बताया जाएगा आपको। क्यों, क्योंकि ये आपके जानने के योग्य है ही नहीं। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे मुद्दे जहाँ पर सरकार डिसाइड करती है कि राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सामरिक हित, है ना, आदि पर अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाली जो सूचना है तो वो आपको प्रदान बिल्कुल भी नहीं की जाएंगी। अब आप पूछो कि साहब हमको तो जानना है कि पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है वहाँ की क्या स्थिति है और क्या क्या आपने फैसिलिटी की हैं, तो ये आपके जानने की इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट है वो सेना मैनेज करेगी और आपको बताने का सेना को कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे क्या है, देश की अखंडता जो है, देश की एकता, अखंडता और सिक्योरिटी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे RTI जो हम कानून लेके आए, यानी कि जो सूचना का अधिकार लेके आए, आखिर उसके उद्देश्य क्या थे। ठीक है, उद्देश्य थे कि साहब काम में पारदर्शिता लाना। मान के चलो कि जो रोड आपके बाहर बनी है तो आपको पता होना चाहिए ना कि इसमें कितनी कंक्रीट मिली है, कितना सीमेंट बना है, किसने बनाया, किस प्रकार का पार्ट है। तो कुल मिला के यहाँ पे इससे क्या होगा कि सरकारी कामों में क्या आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, आपको हर चीज़ पता होगी, मीडिया को हर चीज़ पता होगी, आपके लोकल क्षेत्र के जो लोग हैं, पार्षद है, उसको पता होगी। तो इससे क्या होगा, सिस्टम में क्या आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या, जवाबदेही तय हो जाएगी। अब पहले क्या होता था कि हमने रोड बना दी, रोड बना के वो रोड 1 साल में बर्बाद भी हो गई, है ना। अब बर्बाद होगी तो आप कम से कम जानकारी तो ले पाओगे कि साहब किस ठेकेदार ने बनाया, किस टाइप का मटेरियल यूज़ किया। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जवाबदेहिता आ जाती है वहाँ पर। तो जो विभाग हैं उनकी जवाबदेही बन जाएगी, क्योंकि उसमें प्रत्येक नागरिक अपनी भागीदारी को करेगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे नागरिक क्या बनेंगे, इससे सशक्त बनेंगे। ठीक है, नागरिकों को क्या करना था, यहाँ पर सशक्त बनाना था। क्योंकि देश का अगर प्रत्येक नागरिक अगर अपनी जिम्मेदारी समझेगा, ऐसा नहीं कि आपको अपना घर ही देखना है, क्योंकि देश में जो कुछ भी हो रहा है वो भी आपका घर ही है। तो कम से कम आप अपने घर के बाहर जो सरकारी प्रोग्राम चल रहे हैं, सरकारी पॉलिसियाँ चल रही हैं, अगर आप उनको नज़र में रखोगे कि साहब यहाँ पे भ्रष्टाचारी हो रही है कि नहीं हो रही, काम किस प्रकार से हो रहा है, कौन कर रहा है इसको, तो कम से कम आप अपने आसपास भ्रष्टाचारी को तो दूर कर पाओगे। आप अपने आसपास तो क्या सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको बचा पाओगे ना। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट था यहाँ पर क्या, कि भ्रष्टाचारी पे क्या लगेगी, इससे रोक लगेगी। क्यों, क्योंकि जो ठेकेदार और जो आपके अधिकारी हैं वो भी क्या डरेंगे कि कहीं भाई कोई आदमी जो है वो RTI इन्फॉर्मेशन तो ना लगा दे कि हमसे पूरा हिसाब किताब ले ले इसका। अब यहाँ पर लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की जो भागीदारी है वो क्या होगी, इससे सुनिश्चित होगी। अब आगे देखते हैं यहाँ पर
कि आरटीआई के समक्ष यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट आया उसके अंतर्गत यहाँ पे क्या क्या उस चुनौतियाँ जो हैं जो कि हम वर्तमान में देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे जागरूकता की कमी है। जागरूकता की कमी इसलिए है क्योंकि हर किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसको इस प्रकार का कानून भी है कि जिससे वो सरकारी विभागों के बारे में जानकारी एकत्रित कर पाए। ठीक है, और आज भी हम देखेंगे केवल 15% ही पार्ट ऐसा है जहाँ पे आरटीआई का प्रयोग होता है और वो भी बहुत कम है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या लोगों में अवेयरनेस कब है। कई सारे लोग, आप लोगों में से भी ऐसे होंगे जिनको आप पता ही नहीं होगा कि हम हमारे घर के बाहर जो सड़क बनी है उसकी हम जानकारी सरकार से ले सकते हैं। ठीक है, आपके साथ सोचोगे होना है, होने दो, हमको क्या करना, हम तो जब तक चलेगी रोड तब तक निकलेंगे इस पे, है ना। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे कि इसमें होते हैं आरटीआई कार्यकर्ता। मान के चलो कि आप हो, ठीक है, और आप हो, अगर कोई हाईवे बन रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये हाईवे बनाने में क्या हुआ है, घोटाला हुआ है, तो आप उस हाईवे की रिपोर्ट ले सकते हो आरटीआई के माध्यम से, और आपको वो रिपोर्ट मिलेगी और आप उसमें देखेंगे साहब इसमें तो फर्जीवाड़ा हुआ है। अब फर्जीवाड़ा हुआ है तो सिंपल सी बात, जो रोड बनाने वाला जिसका कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो कंपनी होगी, वो क्या करेगी, वो कोशिश ये करेगी कि आपको मरवा दे, ट्रक के नीचे कुचलवा दे। ऐसे बहुत सारे केस देश में हुए हैं जहाँ पर स्टार्टिंग में कई सारे आरटीआई कार्यकर्ताओं की क्या होगी, यहाँ पर डेथ हो गई। ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी राय दी। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि इनको जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं उनको क्या सुरक्षा दी जाए। तो इस प्रकार से डर रहता है आरटीआई कार्यकर्ताओं में कि उनका क्या है, उनका शोषण किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, और जब बात बिल्कुल बाहर से हो जाती है तो उनको मार तक दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है इसमें। अब आगे देखते हैं यहाँ पे औपनिवेशिक हितों के अनुरूप निर्मित वर्ष 1923 में सरकारी गोपनीयता अधिनियम। ठीक है, आरटीआई की राह में क्या है, प्रमुख बाधा है। सरकार यहाँ पे क्या करती है, कई कई मुद्दों पर, जैसे मैंने आपको बोला कि स्पेशली बात करें यहाँ पे डिफाइंड नहीं है कि किससे साहब देश की अखंडता को खतरा होगा, किससे यहाँ पर सरकार का जो सीक्रेसी है वो रिवील होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सहारा लिया जाता है और कई सूचनाओं को क्या कर दिया जाता है, बंद बक्से में दबा दिया जाता है। ठीक है, और उन सूचनाओं को आदान प्रदान नहीं होता। तो ये जो है एक्ट, ये क्या करता है, एक प्रकार से बाधा के रूप में काम करता है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे जो सूचना आयोग जो चल रहा है उसको चलाने के लिए पर्याप्त क्या है, फंडिंग की दिक्कत है, और स्टाफ की भी क्या है यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बात करें यहाँ पे नौकरशाही में अभिलेखों को रखने तथा उनके संरक्षण की जो व्यवस्था है वो भी कैसी है आपकी, बहुत सुस्त है। आज भी हम देखें गांव ग्रामीण स्तर पर, कस्बे स्तर पर देखें तो जो लिखा पढ़ी जो हो रही है, ठीक है, मतलब अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। जैसे कि आप एफआईआर कराने जाते हैं तो ग्रामीण स्तर पे आप जाओगे तो वहाँ पर कंप्यूटर है ही नहीं, है ना, क्योंकि नेटवर्क की फैसिलिटी नहीं है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो काम हो रहा है वो किस में हो रहा है, आज भी रजिस्टर में हो रहा है। अब रजिस्टर में हो रहा है तो उनका रिकॉर्ड तो क्या है, ख़त्म भी किया जा सकता है ना। मैंने बताया जैसे आग लगा दी जाती है, अब आग लगा दी, रिकॉर्ड ही ख़त्म हो गया कुल मिला के। तो आज भी ये क्या है, बहुत बड़ी एक समस्या बनी हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरटीआई की उपलब्धियां। कई सारे भ्रष्टाचार जो हाईवेज में हुए बहुत बड़े बड़े स्तर के, उनको यहाँ पे आरटीआई के माध्यम से रिवील किया गया। बट दो केस यहाँ पे बहुत फेमस हैं। आपको पता होगा कांग्रेस की गवर्नमेंट जब थी तो वहाँ पे 2G घोटाला हुआ। ठीक है, तो जो 2G घोटाला निकल के आया ना वो आरटीआई के माध्यम से निकल के आया, किसी के द्वारा आरटीआई लगाया गया, और वहाँ पे हमको ज्ञात हुआ कि साफ सरकार ने जो पहले आओ पहले पाओ यानी कि 2G में जो स्पेक्ट्रम एलोकेट किए थे उसमें पहले आओ और पहले पाओ की स्कीम निकाल दी। तो उससे देश में क्या 1,76,000 करोड़ का क्या हुआ, इससे नुकसान हुआ। दूसरा यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कांग्रेस सरकार का अचीवमेंट था कॉमनवेल्थ घोटाला। ठीक है, 2010 में देश में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम हुए, बट कई लोगों ने जो कॉमनवेल्थ गेम थे उसको अवसर बना लिया और वहाँ पे क्या है, पैसे छापने की मशीन का पार्ट समझा। तो वहाँ पर आरटीआई के माध्यम से ही पता चला कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जो पैसा यूज़ किया ना वो दलित समुदाय के कल्याण का पैसा था। मतलब ये जो 744 करोड़ रुपीज़ जो यूज़ किए वो दलितों के कल्याण के लिए थे। ठीक है, अब मान के चलो कि चलो ठीक है पैसा यूज़ कर लिया, देश में पैसा तो और भी आ जाएगा, बट पैसा यूज़ करने के बाद उस पैसे को ढंग की जगह लगाओ तो ये 744 करोड़ जो रुपए थे ना वो सिर्फ कागज़ में दिखाए गए।
इतने बड़े स्तर पर घोटाला हुआ, जो 300 रुपये की जो चेयर आती है ना, जो कि 300 रुपये में खरीद के आप अपने घर पर रख सकते हो, तो इस चेयर पर 200 रुपये, क्या 200 रुपये के पर डे के किराए पे इस चेयर को हमने लिया। मतलब 300 रुपये की चेयर जो मार्केट में खरीद सकते हैं अपन, उसको मैं 200 रुपये के किराए पे लिया, और उसको 1 महीने के आसपास हमने किराए पे लिया। मतलब ये जो कुर्सी है वो 6,000 रुपये की पड़ी सरकार को, बताओ। उसके बाद 30 दिन के बाद भी ये लौटानी पड़ी। तो इस लेवल पर जाके क्या हुए, आपके यहाँ पर घोटाले हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि आरटीआई कितना बड़ा वेपन है सरकार में भ्रष्टाचारी को रोकने के लिए। अब बात करें यहाँ पे, हाल ही में सरकार ने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे सूचना का जो अधिकार था उसमें थोड़ा सा क्या चेंजेस किया है, ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। क्योंकि ये जो, ठीक है, ये जो सूचना का अधिकार 2005 था, और जो 2019 में जो परिवर्तन किए, वो थोड़ा से क्या था कि सरकार को एक डाउट में रखते हैं कि सरकार का आखिर इरादा क्या है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर शक्तियों को क्या किया गया, जो आपके सूचना आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, उनकी शक्तियों को थोड़ा सा कम किया गया। यहाँ पर कैसे देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर कि संशोधन के जो प्रमुख बिंदु थे, उसमें जो पहला था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। किंतु संशोधन के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि अब सरकार डिसाइड करेगी क्या, कि मुख्य सूचना आयुक्त और जो आपके अन्य सूचना आयुक्त जो कि 10 होते हैं आपके, उनका कार्यकाल जो है वो केंद्र सरकार करेगी। अब सिंपल सी बात है ना, जब 5 साल का फिक्स था तो उसको 5 साल का रखो आप। अब केंद्र सरकार यहाँ पर डिसाइड करेगी, तो सिंपल सी बात, केंद्र सरकार अपने हिसाब से काम करेगी ना। अगर उसे लग रहा है कि उसकी सरकार को कोई खतरा है, कोई ऐसी बाहर सूचना आयुक्त दे सकता है जिससे क्या है सरकार घेरे में आ जाए, तो वहाँ पर क्या है कि सरकार की जो क्या बोलते हैं इरादा था, उस पर थोड़ा सा डाउट होता है यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरी बात करें, यहाँ पर दूसरा जो चेंजेस किया गया कि यहाँ पर नए विधेयक के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते एवं अन्य रोजगार की शर्तें भी केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। जबकि इसमें ऐसा पहले लिखा था कि जो आपके चुनाव आयोग होता है, तो चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, तो उनको जो फैसिलिटी दी जाती है वो ही इनको दी जाएगी। बट यहाँ पर क्या है, बदलाव कर दी हमने। तीसरा बदलाव एक और देखा गया यहाँ पर कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये प्रावधान करता है कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त होते समय उम्मीदवार किसी अन्य सरकारी नौकरी की पेंशन या अन्य लाभ ले रहा है, तो उसे उस लाभ के बराबर उस राशि को उसके वेतन से घटा दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या किया सरकार ने कि नए संशोधन में इस प्रावधान को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 3 जो चेंजेस हुए हैं, उसमें आयुक्त की शक्ति जो है वो थोड़ी सी क्या कर दी, कम कर दी। क्योंकि अगर वो कुछ गलत कार्य करता है तो हटाना स्वाभाविक सी बात है, किंतु यदि वो सरकार के अगेंस्ट में जाके कुछ काम करेगा तो यहाँ पर केंद्र सरकार क्या करेगी, उसको 5 साल से पहले ही हटा देगी। यहाँ पर वेतन भत्ते इत्यादि चीज़ें भी जुड़ी हैं, जिससे क्या है कि वो फ्रीली होके ना काम नहीं कर सकता है वो, ठीक है। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस